Greetings to one and all. Welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya, and now we are doing the poem When You're Old, written by William Butler Yeats. तो यहाँ हम करेंगे about the poet, explanation and poetic devices used in the poem. So William Butler Yeats was one of the greatest English language poets of the 20th century and received the Nobel Prize for Literature in 1923. W.B. Yeats जो है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोइट हैं 20th सेंचुरी के, और उनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1923 में मिला था. उनकी डेथ 28 जनवरी 1939 में हुई थी. प्लेस ऑफ बर्थ सैंडी माउंट एंड डेट ऑफ बर्थ वाज 13 जून 1865 and his nationality was Irish. William Butler Yeats published his first work in the mid-1880s while a student at Dublin's Metropolitan School of Art. His early accomplishments include The Wanderings of Oisin and Other Poems 1889 and such plays as The Countess Kathleen 1892 and Deirdre 1907. तो W.B. येट्स ने जो है अपना फर्स्ट वर्क मिड 1880s में लिखा था, और वो जो है जब एक स्टूडेंट थे उस समय डबलिन के मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट में, और उनका जो अर्ली अकम्पलिशमेंट्स थी उसमें थी द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसन एंड अदर पोएम्स, और उन्होंने ऐसे प्लेस भी लिखे थे जैसे कि द काउंटलेस कैथलीन एंड द डेड्री, जो कि उन्होंने 1907 में लिखा था. In 1923, he was awarded the Nobel Prize for Literature. He went on to pen more influential works, including The Tower in 1928 and Words for Music, Perhaps, and Other Poems 1932. Yeats, who died in 1939, is remembered as one of the leading Western poets of the 20th century. तो 1923 में उनको जो है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर का अवार्ड मिला था, और उन्होंने और भी बहुत ही प्रभावशाली काम जो है वो लिखने जारी रखे, जिसमें कि द टावर है, वर्ड्स फॉर म्यूज़िक परहैप्स है, और दूसरी पोएम्स हैं जो उन्होंने 1932 में लिखी थी. और यीट्स की जब डेथ 1939 में हुई थी तो उनको जो है उस समय लीडिंग वेस्टर्न पोइट के तौर पर जो है 20th सेंचुरी के नाम से उनको जाना जाता है. William Butler Yeats was an Irish poet, dramatist, prose writer, and one of the foremost figures of 20th century literature. A pillar of the Irish literary establishment, he helped to found the Abbey Theatre, and in his later years he served 2 terms as a senator of the Irish Free State. तो W.B. Yeats जो है वो एक आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर और फोरमोस्ट फिगर है 20th सेंचुरी लिटरेचर के, और वो एज ए सीनेटर भी आयरिश फ्री स्टेट के रहे थे. एबी थिएटर में भी उनका बहुत ही प्रमुख योगदान है. बट Yeats soon recognized that poetry was his true calling. इतना सब कुछ करते हुए भी उनको ये रिकॉग्नाइज हो गया था बहुत जल्दी ही कि पोइट्री उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है दूसरी ऑनर्स के अलावा. He established himself as a man of letters, and for the next 50 plus years of his life, he worked tirelessly as a poet, playwright, and literary critic. 3 themes dominate his work: his determination to use his gift in the interest of revitalizing Irish culture, his personal search for a spiritual identity, and his unrequited love for Maud Gonne. तो जो उन्होंने खुद को एक मैन ऑफ लेटर्स के रूप में स्थापित किया, 50 प्लस नेक्स्ट जो उनके ज़िंदगी के साल थे, बिना थके उन्होंने खूब काम किया पोइट, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक के रूप में. और 3 थीम्स उनके काम में डोमिनेट करती थी, जिसमें था उनका डिटर्मिनेशन, कि जो उनका गिफ्ट था इंटरेस्ट का, कि वो आयरिश कल्चर को जो है पुनर्जीवित कर दें, और उनका पर्सनल सर्च था स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए, और उनका बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार था मॉड गॉन के लिए, जो कि उनकी बिलवेड थी. और जो व्हेन यू आर ओल्ड जो पोएम है ये भी मॉड गॉन के लिए ही लिखी गई है, जिसमें कि W.B. येट्स जो है वो मॉड गॉन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मॉड गॉन ने जो है उनका प्यार स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनका लव जो है अनकंडीशनल था और वो प्यार करते ही थे उसको लास्ट तक भी. मॉड वॉज द डॉटर ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, but raised in Ireland, she adopted the cause of Irish independence and became a leading spokesperson for the movement. जो मॉड गॉन थी वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, लेकिन उनका जो है लालन पालन आयरलैंड में हुआ था, तो आयरिश इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी योगदान है, और वो एक लीडिंग स्पोक्सपर्सन बनी थी आयरिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट की. और मॉड गॉन के लिए ही ये पोएम जो है व्हेन यू आर ओल्ड लिखी गई है.
कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें तब भी प्यार करूँगा। Typically energetic to the end, Yeats was still writing new poems at the time of his death in France on January 28, 1939। तो यीट्स जो है बहुत ही एनर्जेटिक थे अपने अंतिम समय तक भी, और इन्होंने उस समय भी ये पोएम्स ही लिख रहे थे अपने अंतिम समय के टाइम भी, जबकि फ्रांस में थे जनवरी 28, 1939 को। When You Are Old is the poem by the Irish poet William Butler Yeats. In the poem, which is published in Yeats' second collection, The Rose, in 1893, the speaker asks someone to think ahead to old age, strongly suggesting that the addressee will eventually regret being unwilling to return the speaker's love. तो वैन यू आर ओल्ड जो पोएम है वो W.B. यीट्स के द्वारा लिखी गई है, और W.B. यीट्स आयरिश पोइट हैं। इस पोएम में जो है यीट्स की सेकंड कलेक्शन में जो है ये पोएम पब्लिश हुई थी, जो कि कलेक्शन थी द रोज़, 1893 में ये पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर स्पीकर है जो खुद पोइट है, W.B. यीट्स ही है, जो कि कहता है किसी को कि तुम ओल्ड एज से भी आगे की बात सोचो, और स्ट्रॉन्गली उसको सजेस्ट कर रहा है एड्रेसी को कि जिसको वो संबोधन कर रहा है। और ये संबोधन जो है W.B. यीट्स की जो बिलवेड है मॉड गॉन, उसके लिए है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने जो है मेरा ट्रू लव लुटा दिया था, तुमने मेरा जो प्रपोजल था मैरिज का वो तुमने स्वीकार नहीं किया था। तो W.B. यीट्स ने ये पोएम मॉड गॉन के लिए लिखी है। तो करते हैं अब टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. ग्रे क्या होता है? स्लेटी या सफ़ेद बाल। नोडिंग होता है नींद आना, ऊँग लेना, सॉफ्ट मधुर या फिर नर्म। तो इन लाइंस में क्या है, पोइट कहता है अपनी बिलवेड को कि तुम्हें जो है सोचना चाहिए कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम अपनी जवानी के बारे में भी सोचोगी, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम आग के पास जो है बैठकर ऊँग रही होगी, तो तुम ये बुक, यही जो मेरी द्वारा लिखी गई बुक्स है, मतलब कि जो यीट्स की पुस्तक है कविताओं की, तुम उसको पढ़ रही होगी और तुम अपने पास्ट के बारे में सोचती होगी कि जब तुम सुंदर थी, और तब तुम्हारी जो आँखें गहरी और काली थीं, उन आँखों में और तुम्हारे दिल में जोश भरने वाला भाव था। तो इस तरीके से यहाँ पर W.B. यीट्स इस फर्स्ट स्टैंजा में अपनी बिलेवेड की सुंदरता को जो है वो बुढ़ापे में उसकी काल्पनिक तस्वीर से तुलना करते हैं कि तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम बिल्कुल ही बदल जाओगी। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लव्ड द सोरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। तो यहाँ पर पोइट कहता है अपनी बिलवेड को कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम जो है मेरे अपने पास्ट के बारे में सोचोगी। तुम ये सोचोगी कि जब तुम वह जवान थी, सुंदर थी, तो बहुत से व्यक्ति जो है उसकी शान से, उसकी ग्लैड ग्रेस से, जो है उसकी प्रसन्नता से, उसकी सुंदरता की कितनी तारीफ़ करते थे। उनमें से बहुत तो उसकी सुंदरता से ही प्यार करते थे, कुछ तो ठीक थे, उसमें कुछ झूठे प्रेमी भी थे, लेकिन उनमें एक इंसान ऐसा भी था, मतलब कि जो कि खुद W.B. यीट्स था, जो उसको स्पिरिचुअल लव करता था, मतलब आत्मा से प्यार करता था, ना कि उसके सुंदर शरीर से। तो वो कहता है कि जब तुम बूढ़ी भी हो जाओगी तो तुम याद करोगी कि उस व्यक्ति ने उसे केवल जवानी में ही नहीं बल्कि हर अवस्था में जीवन की, जिसमें से कि बुढ़ापा भी है, हर अवस्था से वो प्यार करता था। और वह उसे तब भी प्यार करता था जब उसके चेहरे से उदासी और दुख झलकता था। कवि कहता है यहाँ पर कि वह अपनी प्रेमिका से तब भी प्यार करेगा जब वह बूढ़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स मर्मर अ लिटिल सैडली how love fled and paced upon the mountains overhead and did his face amid a crowd of stars। तो यहाँ पर क्या कहता है, मरमर होता है बुड़बुड़ाना, ग्लोइंग होता है चमकता हुआ, और फ्लैड मतलब भाग गया, और पेस्ट होता है स्पीड से रिलेटेड। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि अपनी बिलवेड को कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम जो है अपने दिमाग में एक पिक्चर लेके चलना कि तुम पहले जवानी के दिनों में क्या थी और अब तुम क्या हो गई हो। और जब तुम आग के पास जो है उदास होके बैठ जाओगी बुढ़ापे में, तो उस उदासी में तुम ये याद करोगी कि कोई एक इंसान ऐसा भी था जो तुम्हें बहुत प्यार करता था, और जो है तुमने लेकिन क्या किया था कि तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया था।
और तुम देखोगी कि जो झूठे प्रेमी थे, जो तुम्हारी झूठी तारीफ़ करते थे, वो सब के सब भाग गए हैं। और जो है, तुमने जब अपने प्रेमी W.B. यीट्स के प्यार को भी जब तुमने छोड़ दिया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो प्यार जो है वो माउंटेन्स में या वो स्टार बन के जो है वो खो गया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी W.B. यीट्स ने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा है, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों नहीं हो गई है। तो यहाँ पर W.B. यीट्स बार बार में कहता है कि मेरा प्यार स्पिरिचुअल है, फिज़िकल नहीं है। तो ये जो पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, यहाँ पर ये जो पोएम लिखी है W.B. यीट्स ने, तो उन्होंने ये इमेजिन करके लिखी है कि जब मॉडगोन बूढ़ी हो जाएगी, वो आग के सामने बैठी होगी और मेरी इसी किताब को पढ़ रही होगी, तब उसको रियलाइज़ होगा कि कोई एक इंसान ऐसा था जो कि W.B. यीट्स खुद ही था, कि जो उसको सच्चा प्यार करता था, जो उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी के लिए उसको प्यार नहीं करता था, बल्कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ, उसकी स्पिरिट से, उसकी आध्यात्मिकता से ही प्यार करता था, उसकी फ़िज़िकल बॉडी से प्यार नहीं करता था। तो चलिए अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। Analysis of poetic devices in When You Are Old. Poetic and literary devices are the same, but a few are used only in poetry. Here is the analysis of some of the poetic devices used in this poem. Symbolism. Symbolism is using symbols to signify ideas and qualities, giving them symbolic meanings different from literal meanings. Here, grey and weak and full of sleep symbolizes an elderly woman. Fire is the symbol of fairy love she once rejected, and mountain overhead and crowd of stars stand for things she knows exists but she can't reach them. तो सिम्बॉलिज्म जो है वो आइडिया क्वालिटी को जो है सिम्बॉलिक मीनिंग देता है, तो उसका जो है डिफरेंट होता है लिटरल मीनिंग से, उसको सिम्बोलाइज करता है। जैसे कि ग्रे एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप जो है यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को बता रहा है। फायर जो है वो सिंबल है फियरी लव का, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। माउंटेन ओवर हेड और क्राउड ऑफ स्टार्स यहाँ पर बताता है कि वो उसको पता है कि उसका प्यार एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। नेक्स्ट इज इमेजरी. Imagery is used to make readers perceive things with their five senses. He has used imagery in the poem such as, and nodding by the fire take down this book, and bending down beside the glowing bars, and paced upon the mountains overhead. तो ये लाइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें एकदम से इमेज सामने आ जाती है कि कोई एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और नोड कर रही है वो फायर के सामने बैठ के और इस बुक को रख कर, और वो जो है बैंड हो गई है, झुक गई है आगे की तरफ। तो ये हमारे सामने बिल्कुल इमेजरी उभर कर आ जाती है। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? इट इज़ टू गिव ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. ये हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं वैसे, कि पर्टिकुलरली एक पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस क्या होता है। ये हर पोएम में भी आती हैं और अलग से भी इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस प्लेलिस्ट में जाकर। तो करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लैड एज इफ द लव इज़ ह्यूमन एंड इट कैन मूव. तो लव को यहाँ पर पर्सोनीफाई कर दिया गया है कि जैसे वो ह्यूमन है और वो मूव कर सकता है. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर्स इन द सेम लाइन. तो जब एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है बिगनिंग लेटर्स की, शुरुआत वाले लेटर्स की, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं. For example, the sound of H in and hid his face amid a crowd of stars. H की यहाँ पर रेपिटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट की, और जो है वो बिगनिंग लेटर ही है वर्ड का, तो उसको कहते हैं हम एलिट्रेशन. तो ये कुछ जो है हिंदी के अनुप्रास अलंकार की तरह से होता है. Consonants. Consonants is the repetition of consonant sounds in the same line, such as the sound of an in, and bending down beside the glowing bars, and paced upon the mountains overhead. Enjambment. It is defined as the thought in a verse that does not come to an end at a line break. Instead, it rolls over to the next line. एंजॉयमेंट क्या होता है कि जब वर्ड्स होती है, जब कविता की लाइन्स होती है, तो वो उसमें जो एक थॉट चल रहा है ना, एक विचार, वो ख़त्म नहीं होगा एक लाइन के ख़त्म होने के साथ, लाइन के ब्रेक होने के बाद, बल्कि अगली लाइन में भी वो थॉट यूँ का यूँ चला जाएगा. जैसे कि इस लाइन से समझते हैं हम, एंड पीस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स. तो ये पूरा का पूरा थॉट जो है इन दोनों लाइन्स में चल रहा है, ये लाइन के ब्रेक होने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है.
तो इसको एन्जॉयमेंट कहेंगे फिर हम। नेक्स्ट इज राइम स्कीम। द पोएम फॉलोज द ABBA राइम स्कीम इन ऑल द स्टेंजाज। एंड राइम। End rhyme is used to make the poem melodious. The poet has used end rhyme in this poem, such as in the first stanza, the rhyming words are sleep, deep, book, look. तो ये end rhyme का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। हम देखते हैं कि stanza क्या होता है। A stanza is a poetic form of some lines. There are 3 stanzas in this poem, with each comprising of 4 lines. Next is quatrain. Quatrain is the 4-lined stanza borrowed from Persian poetry. Here, each stanza is quatrain as the first one and the second one. तो तीनों stanzas जो है वो quatrain है, मतलब 4-4 लाइनों का एक stanza है। तो ये जो है हमने किया stanza and quatrain. Next is iambic pentameter. It is a type of meter consisting of 5 iambs. This poem comprises iambic for, देखो iambic pentameter जो है, मैंने सोनेट क्या होता है, व्हाट इज़ सोनेट, उस वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस पोएम में जो है iambic है, जैसे कि 1 You are old and grey and full of sleep। तो ये जो 5 वर्ड्स हाईलाइटेड किए गए हैं ये iambs है, तो इसलिए iambic pentameter का इसमें यूज़ किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।